हे वेलकम टू माय चैनल, दिस इज केतन अग्रवाल। तो पिछले हफ्ते निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से निफ्टी में इस 18,900 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड 18,400 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड मोस्ट लाइकली निफ्टी चैनल के अंदर ही प्ले करेगा। एंड इस हफ्ता यानी कि पिछले हफ्ता बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ आया है। निफ्टी ना तो अपसाइड ब्रेक कर पाया है ना तो डाउनसाइड ब्रेक कर पाया है, बट मोस्ट लाइकली निफ्टी अपसाइड ही ब्रेक करेगा। तो इस वक्त यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आ जाए कि किस तरह से निफ्टी इस वक्त एकदम 18,900 के आसपास ही है एंड एक छोटा सा कैंडल फॉर्म हुआ है, यानी कि डोजी कैंडल बोलते हैं इसको। यानी कि इस वक्त ना तो ज़्यादा बायर परचेज कर पा रहे हैं ना तो ज़्यादा सेलर सेल कर पा रहे हैं, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों का इक्वल प्रेशर है। इस वजह से यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही मार्केट इनडिसिसिव है, बट मोस्ट लाइकली मार्केट अपसाइड ही ब्रेक करेगा। तो ये है निफ्टी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ निफ्टी से रिलेटेड। पास्ट में निफ्टी के साथ क्या होते हुए आया है, आगे क्या हो सकता है, क्या यूजफुल डेटा इस वक्त मार्केट में चलने लग रहा है। तो मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं साल भर का निफ्टी का डेटा थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि निफ्टी में पिछले एक साल के अंदर क्या क्या हुआ है, किस तरह से निफ्टी गिरा, क्यों गिरा एंड अब क्या पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं इकोनॉमी में एंड क्यों निफ्टी अब अच्छे से अपसाइड ब्रेक करना चाहिए, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निफ्टी गिरा क्यों था। तो सबसे पहला कारण था निफ्टी का गिरने का कोविड। तो कोविड में क्या हुआ कि जब लोग का मूवमेंट बंद हो गया, सब पूरा दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा था, तो अचानक से क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो काफ़ी लो हो गया। अब क्योंकि डिमांड लो हो गया था, उसी प्रकार प्रोडक्शन को कट कर दिया गया। ठीक है। एंड जैसे ही कोविड हटा, अचानक से जब इकोनॉमी सब खुलने लगे, अचानक से फैक्ट्री स्टार्ट होने लगे, तो क्रूड ऑयल का डिमांड अचानक से आ गया मार्केट में। बट सप्लाई सेम रफ्तार से नहीं पकड़ पाया, मार्केट में सप्लाई सेम रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गैप क्रिएट हुआ, डिमांड हाई एंड सप्लाई लो। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर बढ़ने लगा। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखोगे तो किस तरह से आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा था, जो कि पहले $66 पर बैरल था, वो बढ़ के हो गया था $122 पर बैरल। एंड इसकी वजह से पूरा दुनिया भर में इन्फ्लेशन आने लगा, क्योंकि सब कुछ क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने लगा। तो महंगाई का भी हम डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूएस का डेटा को कवर कर लेते हैं। यूएस में इन्फ्लेशन देखते हैं किस तरह से बढ़ रहा था एंड अब वापस कम होने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 2022 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 2022 में यूएस में इन्फ्लेशन 9.1% था, जबकि यूएस गवर्नमेंट का टारगेट है, फेड का टारगेट था इन्फ्लेशन को 2% के अंदर रखने का। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन 9.1% में था एंड आप देख सकते हैं 8.5, 8.3, 8.2 धीरे धीरे कम होने लगा था, बट इन्फ्लेशन 9.1% तक पहुँच चुका था, जो कि अपने टारगेट से काफ़ी बाहर, काफ़ी बड़ा हाई नंबर पे था। ठीक है। एंड अब यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि यहाँ पे अब इन्फ्लेशन जो है यूएस का 4% में आ चुका है, जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट अभी भी अपने टारगेट से काफ़ी ऊपर है। टारगेट 2% का है बट इन्फ्लेशन 4% का है, बट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो जब भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो सेंट्रल बैंक बोल सकते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करती है ताकि जो लोग का परचेजिंग पावर है वो कम हो जाए। एंड जैसे जैसे परचेजिंग पावर कम होगा वैसे वैसे खरीदने का जो डिमांड होता है वो लो होगा। जैसे जैसे डिमांड गिरेगा वैसे वैसे चीज़ों का प्राइस कम होने लगेगा। तो वो लॉजिक से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी प्रकार जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा था वैसे ही इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज़ किया गया। आप देख सकते हैं जुलाई 2022 के बाद से किस तरह से इंटरेस्ट रेट को यूएस में बढ़ाया गया। बट अब पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ना रुक गया है, 4% में रुक चुका है एंड उसी प्रकार इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ना रुक गया है यूएस में पिछले 2 सेशन से। तो अब अगला जो मीटिंग है वो आएगा जुलाई 26, 2023 को। तो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा जाता है कि वो इंक्रीज़ किया जाता है कि डिक्रीज़ किया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहता है या तो नीचे आता है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाता है तो वो नेगेटिव माना जाएगा। तो मोस्ट लाइकली अब इंटरेस्ट रेट यूएस में स्टेबल ही रहने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है।
एंड अगले महीना जो मंथ के स्टार्टिंग में इन्फ्लेशन डेटा आएगा यूएस का, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे का मार्केट को डिसाइड करने के लिए कि मार्केट में आगे अब क्या हो सकता है। तो ये था यूएस का डेटा। एंड उसी प्रकार इंडिया का डेटा अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी कुछ इसी प्रकार का सीन है। तो इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया था, 7.1% आ गया था, 0.1% आ गया था। तो इंडिया का टारगेट इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखना, एंड इंडिया का इन्फ्लेशन 7% में था। तो यूएस के कंपैरिजन में इंडिया का सिचुएशन काफ़ी बेहतर था, बट भी अपने टारगेट से ऊपर था। बट अब आप देख सकते हैं कि इंडिया का भी इन्फ्लेशन काफ़ी यहाँ से गिर चुका है, एंड अब इंडिया का जो इन्फ्लेशन है 4.25% में आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड अपने टारगेट रेंज के अंदर भी है। तो जैसे जैसे अब इंडिया का भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया था, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो चुका है, स्टेबल हो गया है। अब हो सकता है कि कुछ सेशन के बाद हमें इंडिया का भी इंटरेस्ट रेट गिरता हुआ नजर आएगा। एंड जैसे जैसे इंडिया का इंटरेस्ट रेट गिरेगा वैसे लोगों का परचेजिंग पावर वापस बढ़ेगा, वापस डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, एंड वापस कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है जो इकोनॉमी में बुरा से अब अच्छा चीज़ होने लगा है। तो ये पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बताया पिछले 1 साल का डेटा, तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका इफेक्ट हमें निफ्टी में या तो पूरा ग्लोबल मार्केट में एक्चुअल में देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था जुलाई 2022 में। तो अगर आप जुलाई का टाइम को देखोगे 2022 में, तो आप देख सकते हैं जून जुलाई के वक्त में किस तरह से निफ्टी 16,000 के बिलो उस वक्त प्ले करने लग रहा था, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था। एंड जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हुआ इन्फ्लेशन का, वैसे वैसे निफ्टी उठता हुआ चला गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक मार्केट का। तो ये कनेक्शन को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको सीखना है कि क्या कनेक्शन है, किस टाइम पे किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकता है, किस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म कर सकता है, किस तरह से स्टॉक मार्केट परफॉर्म करने वाला है। तो ये सब जो डेटा होता है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये सब। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सब डेटा को आपको क्लोजली मॉनिटर करना है टाइम टू टाइम, क्या चेंजेस आ रहा है, क्या सिचुएशन से क्या हो सकता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है। तो ये सबका डायरेक्ट इफेक्ट आता है स्टॉक मार्केट में, गोल्ड का प्राइस का इफेक्ट आता है, क्रूड ऑयल का प्राइस का इफेक्ट आता है, क्योंकि ये सबसे ही दुनिया चलता है, यही सबसे सारे फैक्ट्रीज रन करते हैं, पूरा इकोनॉमी रन करता है। क्रूड ऑयल सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी का पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करने के लिए। एंड क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे जैसे सस्ता होगा इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टिंग कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा निफ्टी का क्या सिचुएशन रहा है पास्ट में, एंड अब फ्यूचर में क्यों निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप टेक्निकली भी देखोगे तो यहाँ पे इस पर काफ़ी प्रेशर है, ना तो ज़्यादा बायर है ना तो ज़्यादा सेलर, या तो बोल सकते दोनों का इक्वल प्रेशर है करंट प्राइस लेवल पे। बट मोस्ट लाइकली निफ्टी मुझे लगता है कि अपसाइड ही ब्रेक करेगा, क्योंकि डेटा तो पॉजिटिव है, डेटा पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर रहा है। बट यूक्रेन और रशिया वाला जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा ख़राब है, बाकी अदर फैक्टर जो भी था मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है मार्केट में। एंड उसी प्रकार क्रूड ऑयल का प्राइस भी देखोगे तो देख सकते हो कि इस वक्त काफ़ी अच्छा प्राइस रेंज में 71 में है, पर बैरल का प्राइस है $71, जो कि अपने हाई से काफ़ी लो हो चुका है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। गोल्ड का प्राइस काफ़ी स्टेबल हो चुका है एंड अप साइड है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस नीचे गिरता है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता स्टेबल होता तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। तो गोल्ड का प्राइस अगर अप साइड है तो वो भी पॉजिटिव बात है। तो ये था कुछ निफ्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा एंड थोड़ा सा निफ्टी का टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए लेवल को 18,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 18,884 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस वक्त, एंड मोस्ट लाइकली मेरे राय पे निफ्टी अपसाइड ब्रेक करने वाला है आने वाले कुछ सेशंस में। एंड अब हम यहाँ पे इस वीडियो का सेकंड पार्ट को कवर कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है मार्केट में। तो सबसे पहला बात तो ये है कि नाइका के शेयर में काफ़ी अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने के अंदर 17% का राइज है इस कंपनी के अंदर। एंड मैंने इस कंपनी के ऊपर, नाइका के ऊपर अपने एक लॉन्ग टर्म वीडियो भी बना के डाला था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, एक अच्छा फ़ायदा वाला वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। तो आप देख सकते हैं पिछले एक महीना में नाइका के शेयर में काफ़ी अच्छा हमें राइज देखने को मिला है।
ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छी बात है। 126 रुपीज़ से 148 रुपीज़ जा चुका है। एंड और भी पॉजिटिव बात हो सकती है आने वाले टाइम में। काफ़ी सारे ब्रोकर्स पॉजिटिव बता रहे हैं नायका को लेके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 6 मंथ्स में नायका के शेयर में काफ़ी फॉल आया था, 158 से गिर के हो गया था 116, बट यहाँ पे वापस रिकवर होने लगा है। नायका का शेयर 148 में आ चुका है। तो नायका का जो बिज़नेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। एंड कंपनी का जो मार्केट शेयर है इस वक्त वो भी काफ़ी अच्छा होल्ड है मार्केट में, कॉस्मेटिक के सेगमेंट में। एंड कंपनी का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस दोनों काफ़ी अच्छा है। तो आप अपनी एनालिसिस इस कंपनी में ज़रूर करना। एंड इसके अलावा इस वक्त कुछ कंपनीज है जो कि ऑल टाइम हाई बनाने लग रही है। उसमें से कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। एंड इसके ऊपर भी मैंने एक लॉन्ग टर्म वीडियो बना के डाला था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। एंड टाटा मोटर्स भी इस वक्त 52 वीक हाई में प्ले करने लग रही है। एंड इसके ऊपर भी मैंने लॉन्ग टर्म वीडियो बना के डाला हुआ है, पिछले साल डाला था। एंड उसके बाद से कंपनी ने अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखना। एंड उसके अलावा HDFC लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 52 वीक हाई में प्ले करने लग रहा है। JSW स्टील भी 52 वीक हाई में प्ले करने लग रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन सारी कंपनीज के अंदर अपनी एनालिसिस कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो सकता है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो आपके लिए। बट ध्यान रखें, मैं आपको किसी भी प्रकार का बाय या तो सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको न्यूज़ एक बता रहा हूँ। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपनी एनालिसिस, अपनी रिसर्च करनी बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी बात सुन के या तो किसी भी प्रकार का वीडियो देखे यूट्यूब से या तो इधर उधर की बातें सुन के इन्वेस्टमेंट कभी भी स्टॉक मार्केट में ना करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो, अगर आप टाइम दे सकते हो उसको लर्न करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसा ना डालें। सेफ आपके लिए यही रहेगा कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। बट ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हो सकता है इतना रिस्क ना हो। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में, वो सारे सिचुएशन को अच्छे से जान लें तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, या तो फिर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड कृपया करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए दोबारा मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ एंड ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय, फिर मिलेंगे।